Hi students, I am your biology teacher Tariq Masih, Assistant Professor, Government College, अटक। ऑनलाइन क्लासेस में आज सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है दैट इज होम्योस्टेसिस। ये चैप्टर 15 चैप्टर सारा जो इससे रिलेटेड है वो है होम्योस्टेसिस। सबसे पहले बेटा आपने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन को समझना है। यहाँ पर मैं 3 डेफिनेशन आपको समझाऊंगा। ओके जी। सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन आउटसाइड इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसका मतलब क्या है? बाय गॉड हर जानदार के अंदर एक बिल्ट इन सिस्टम होता है, उसे सेट पॉइंट कहा जाता है। चाहे पौधे हों चाहे एनिमल्स हों, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ मैकेनिज्म दैट इज होम्योस्टेसिस। यहां पे अपनी गौर करना है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। हर जानदार अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, उसको बैलेंस रखता है। किससे? जो बाहर के एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस आती हैं या चेंजेस आती हैं। सेकंड डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, दैट इज यू कैन सी हियर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। थर्ड डेफिनेशन है, टू कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट एट राइट लेवल। यानी हर जानदार अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस रखता है। बट एक बात याद रखिएगा, देखने में हमें लगता है कि ये टू कीप कांस्टेंट, यस टू समहाउ टू कीप कांस्टेंट, बट डजंट मीन टू फिक्स एट अ पॉइंट। ये नहीं कि बिल्कुल एक पॉइंट पे फिट कर दे, नो। इन अ नैरो रेंज कैन बी फ्लक्चुएट, बट बाहर के हिसाब से उसको मेंटेन करता है, मिनिमाइज करता है। अब बेटा हम बात करेंगे, आफ्टर डेफिनेशन हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहां पर डिटेल में चलते हैं। यहां पर हम स्टूडेंट्स बात करेंगे फर्दर 3 मैकेनिज्म की। राइट, यहां पर होम्योस्टेसिस को फर्दर हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। सेकेंड स्टेप है दैट इज एक्सक्रीशन, एंड थर्ड इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। अब मुझे इन तीनों पॉइंट्स को समझाना है। ऑस्मोरेगुलेशन मीन टू बैलेंस द वाटर एंड सॉल्यूट्स या salts. Excretion, the removal of waste materials, especially nitrogenous waste, that is essential property. Thermoregulation mean to keep the body temperature within a very narrow range, that is called thermoregulation. अब हमने देखना है, एक सेल है, एक सेल के अंदर जो कंपोनेंट से जो बाहर के एनवायरनमेंट से इफेक्ट हो सकते हैं, उसमें वाटर, उसमें सोल्यूट एंड टेम्परेचर। वाटर और सोल्यूट की वजह से, सोल्यूट की वजह से ही टेम्परेचर बनता है। तो these are called susceptible components. These are called susceptible components. Susceptible mean those can be easily influenced by the external factors. Okay, now further we will talk about the behavior of animal and plant when large amount of water is available or less. Suppose करें
किसी इन्वायरमेंट में प्लांट्स के इर्द बहुत पानी है तो क्या है व्हेन मोर अबंडेंट ऑफ वाटर अवेलेबल, तो क्या है पौधे ज़्यादा पानी लेंगे? नो, प्लांट्स अपनी नीड के मुताबिक वाटर लेंगे। या अगर लेट्स सपोज सॉइल ड्राई हो गई है तो क्या है पौधे ग्रो करते चले जाएंगे। क्या वो ट्रांसलेशन जारी रखेंगे? नो, दे क्लोज दिस स्टोमेटा, दैट्स द स्ट्रेटजी ऑफ द प्लांट। ये जो बैलेंसिंग है, ये जो एडेप्टेशन है, दैट इज एक्चुअली द होम्योस्टेसिस। अगर थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, इन तीनों में से कोई कंपोनेंट भी प्रॉपर वर्क ना करे तो मीन उस जानदार का होम्योस्टेसिस सही वर्क नहीं कर रहा। तो ये अपने बायोलॉजी में पॉइंट सोचने हैं जी। अब हम बात करेंगे, अब हम होम्योस्टेसिस को एक फिजिकल सिस्टम से कंपेयर करेंगे। यहां पे मैं आपको एक और पॉइंट बताता चलूं, होम्योस्टेसिस इज द सेंट्रल रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म की सेंट्रल रिक्वायरमेंट है। ओके, नाउ any physical system just like behave like biological system। जैसे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, अब गर्मियों में हमें गर्मी फील होती है, हमारी स्किन में रिसेप्टर्स है, वो मैसेज भेजते हैं हमारे थर्मोस्टेट को, हमें स्वेटिंग होती है। तो ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, एक सेंसर है, फिर एक एक्शन करने वाला है, फिर इफेक्टर्स है। तो मतलब क्या हुआ, जिस तरह बायोलॉजी में 3 कंपोनेंट्स हैं फॉर कोऑर्डिनेशन, उसी तरीके से कोई फिजिकल सिस्टम भी 3 कंपोनेंट से बना होता है। फर्स्ट रिसेप्टर्स, सेकंड दैट इज कंट्रोल सेंटर, थर्ड that is effectors, okay, I hope you are understanding what I am saying and explaining here। okay, सेम आप यहां पे भी देख सकते हो, receptors, control center, then effectors, राइट। पहले आपको ये समझना है जी, हमारे केस में रिसेप्टर्स क्या होंगे? डेफिनेटली रिसेप्टर्स हैं, न्यूरॉन्स की फॉर्म में होंगे, वो डिटेक्ट करेंगे चेंज को, वो मैसेज भेजेंगे थर्मोस्टेट को, ब्रेन को। ब्रेन के अंदर जो पार्ट है थर्मोस्टेट, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। फौरन वो जो कंट्रोल सेंटर है ये वाला, ये सिचुएशन की नेचर की बेस पर क्या करेगा, कमांड भेजेगा, इंटीग्रेट करेगा, कमांड भेजेगा टुवर्ड्स इफेक्टर्स। अब देखिए हमारे स्किन में रिसेप्टर्स हैं, दिस सेंस आइदर वार्म और कोल्ड, सेंड टू कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, अगर तो ज़्यादा सर्दी है तो वो क्या करेगा, वैसे को कंस्ट्रिक्ट करेगा और शिवरिंग होगी ताकि हीट प्रोड्यूस हो। अगर गर्मी है तो स्वेटिंग होगी, ग्लैंड्स को मैसेज मिलेंगे, स्वेट ग्लैंड्स को, कि वो स्वेट रिलीज करें। ओके जी, नाउ इफेक्टर्स, राइट। व्हाट आर इफेक्टर्स? इफेक्टर्स क्या हैं? अगर ये एमसीक्यू में आ सकता है, चूज द एग्जांपल ऑफ इफेक्टर्स। यू नो, मसल्स एंड ग्लैंड्स, ये जो हमारे ग्लैंड्स हैं और जो मसल्स हैं ये एक्शन में आते हैं। ओके राइट, अब हम इस पर बात करेंगे। लेट्स सपोज आपने एक इंक्यूबेशन सिस्टम लगा रखा है किसी भी पर्पस के लिए, या एग में से आप जो है वो एग को हेचिंग करवाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन एग्स को स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। हम यहाँ पे लेंगे टेम्परेचर पैरामीटर, लेंगे यहाँ पर टेम्परेचर, उसके लिए वही पॉइंट से एक रिसेप्टर होना चाहिए जो उस एनवायरनमेंट की को डिटेक्ट करे क्या चेंज आ रही है। कंट्रोल सेंटर होना चाहिए जो कमांड करेगा, जो कंट्रोल करेगा, और इफेक्टर जो एक्शन में आएंगे जी। अब सोचना है, किसी फिजिकल सिस्टम में, ये बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं है, ये फिजिकल सिस्टम है। यहाँ पर रिसेप्टर क्या होगा, थर्मोमीटर, दोज डिटेक्ट द टेम्परेचर, ओके, एंड वो भेजेंगे कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर फौरन क्या करेगा,
इफेक्टर को एक्शन में ले आएगा। यहां पर इफेक्टर्स क्या हो सकते हैं, दो इफेक्टर हो सकते हैं। पहले मैं बता दूं आपको, या तो क्या होगा हीटिंग सिस्टम, या क्या होगा दैट इज कूलिंग सिस्टम। ओके, यू अंडरस्टैंड नाउ। यहां सोचने की बात है, लेट्स सपोज यहां पे टेम्परेचर है 37 डिग्री, उस इंक्यूबेशन के लिए हम लिखा है 37 डिग्री। सोचना है, वी डोंट नो, किसी वजह से टेम्परेचर 37 से इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होगा, ये रिसेप्टर जो थर्मोमीटर है ये डिटेक्ट करेंगे, इसे भेजेंगे, ये फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। यहाँ सोचने की बात है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कूलिंग सिस्टम ऑन होगा। कूलिंग सिस्टम ऑन होगा ना तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, 34 डिग्री तक जाता है, ये 34 लिखा है, ठीक है, 34 डिग्री, टेम्परेचर लो हो गया, ये डिटेक्ट करेगा, कंट्रोल सेंटर्स को भेजेगा, इफेक्टर एक्शन में आ जाएंगे और किसी ऑन करेंगे हीटिंग को, हीटिंग सिस्टम ऑन होगा, टेम्परेचर ऐसा ऐसा अपने सेट पॉइंट पे आ जाएगा। देखिए 37 सेट पॉइंट बिल्ट इन, ये मेमोरी में होता है, ये जीन्स में होती है बात। अब यहाँ पे बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ये पेपर में आ जाता है, फिर डायग्राम समझाऊंगा आपको, आप बुक से देख भी सकते हैं, वो सिंपल सी है। अब है फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक यहाँ पे लिख दीजिएगा, फीडबैक मैकेनिज्म जी। तो बेटा दो तरह के फीडबैक होते हैं, वेरी सिंपल वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। ओके, अब मैं बताऊंगा नेगेटिव। असल में ये फीडबैक है दैट इज सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, खुद बॉडी उसको रेगुलेट करती है। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, जब सेट पॉइंट से पॉइंट रेज कर जाए या लो हो जाए और अगेन सेट पॉइंट पे, जैसे यहां पे बताया, या ये सेट पॉइंट पे आ जाएगा, इसे बोलेंगे नेगेटिव। मतलब नेगेटिव में क्या होता है, चीज सेट पॉइंट से डाउन चली जाए या अबव हो जाए और वो अगेन ऑटोमेटिकली सेट पॉइंट पे आ जाए, उसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। एक है पॉजिटिव जी। पॉजिटिव फीडबैक एक्चुअली में हम उसको लेते नहीं होमोस्टेसिस में, बट पॉजिटिव फीडबैक में एक्चुअली दिस इज डीस्टेबलाइजिंग। ये जो नेगेटिव है दिस इज स्टेबलाइजिंग, ये स्टेबल करता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक एक्सेलरेट, वो बढ़ता चला जाता है। उसमें डिफरेंट एग्जांपल आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, जैसे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑक्सीटोसिन फीमेल की ब्रेन से जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से मैसेज आता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वेव्स की फॉर्म में, वो यूट्रस पेट करता है और बहुत पावरफुल कंट्रैक्शन होती है, तो वो मुसलसल बढ़ता चला जाता है बिकॉज ऑफ मोर पावरफुल कंट्रैक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव। अब नेगेटिव एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखिए हमारी लेट्स ब्लड में थ्रोक्सिन कम हो गया तो क्या होगा, डिटेक्ट होगा, फौरन ब्रेन को पता चलेगा, ब्रेन कमांड भेजेगा थायराइड को और थायराइड से क्या प्रोड्यूस होगा, थ्रोक्सिन, फिर हमारे ब्लड में थ्रोक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा। लेट्स सपोज थ्रोक्सिन लेवल बढ़ गया, दैट्स नॉट गुड। फिर वो ब्लड जब ब्रेन से पास करेगा तो उसको डायरेक्ट करके फौरन मैसेज भेजेगा कि थ्रोक्सिन को प्रोडक्शन को कम कर दो, एकदम से सेट पॉइंट पे आ जाएगा, ये है नेगेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। एंड बेटा रेगुलर आप यूट्यूब चैनल जो कॉलेज का है उसको देखते रहिए, व्हाट्सएप के थ्रू भी कम्युनिकेट करें अपने टीचर्स से, हर तरह से सीखें, टाइम है। यू नो ये जो डिजीज़ है खुदा करे बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाए, बट यू हैव टू डू, you have to make your future, you have to work hard. Okay, now one just I will take 2 to 4 minutes and then wind up with the diagram. Okay, right G students, I hope you are with me. Okay, right, you know you can see this one. Okay, this is the diagram, this is okay, you can see this is the external environment, इसको आप कहोगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, दिस इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पर आप बेटा क्या बना सकते हैं, आप कोई से यहाँ पे दो सेल बना सकते हैं। ओके, ये सेल का आप न्यूक्लियस बना लोगे, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, जो सेल के अंदर होता है ना एनवायरनमेंट, उसे बोलते हैं इंट्रा, जो सेल के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंट्रा एनवायरनमेंट, और जो सेल के बाहर होता है, सेल के दरमियान में होगा, उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट। अब देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, लेट्स सपोज यहाँ पर बहुत बड़ी
वाइडर चेंज आती है बाहर टेम्परेचर में या मॉइस्चर में, तो ये अगर चेंज सेम हमारे सेल पे करेगी तो हमारा सेल डैमेज हो जाएगा। हमारा जो ये जो ऑर्गेनिज्म का सिस्टम है, यहाँ पर एक सिस्टम है कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे बुक पे लिखा भी हुआ है, ये कंट्रोल सेंटर होगा। ये क्या करेगा, इस चेंज को मिनिमाइज करेगा ताकि यहाँ ये जो चेंज है ये कम हो जाए। फिर ये चेंज इस पर एक्ट करेगी सेल के अंदर। अब क्या होगा, यहाँ पर सेल के अंदर कंट्रोल सेंटर है, हर सेल के मेम्ब्रेन में कंट्रोल सेंटर है, प्रोटीन की फॉर्म में, एंजाइम की फॉर्म में। अब ये देखिए, ये जो लेवल है बिल्कुल ये कम हो गया है। ये देखिए वाइडर रेंज, बहुत बड़ी चेंज आती है, उसको कम करके ये थोड़ा नैरो करे, एंड हियर अ वेरी नैरो चेंज। अब ये वाला जो चेंज है ये इस सेल के नियर बाई इक्वल है, तो अब क्या होगा, हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेगी। यही पर्पज है हम हर बॉडी का, हर जानवर का, टू अडॉप्ट, टू कंट्रोल, टू बैलेंस द इंटरनल एनवायरनमेंट। आई होप वेरी शॉर्ट लेक्चर, बाकी व्हाट्सएप के थ्रू भी मैं मैसेज पे समझा दूंगा, देन फर्दर सम वीडियोस एंड diagrams I will send to you, okay, but be in contact with your teachers. Okay, God bless you, take care, Khuda Hafiz. Hi students, I am your biology teacher Tariq Masih, assistant professor, Government College Attak. ऑनलाइन क्लासेस में आज सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है दैट इज होम्योस्टेसिस। ये चैप्टर 15 चैप्टर सारा जो इससे रिलेटेड है वो है होम्योस्टेसिस। सबसे पहले बेटा आपने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन को समझना है। यहाँ पर मैं 3 डेफिनेशन आपको समझाऊंगा, ओके जी। सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन आउटसाइड इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसका मतलब क्या है, बाय गॉड हर जानदार के अंदर एक बिल्ट इन सिस्टम होता है, उसे सेट पॉइंट कहा जाता है, चाहे पौधे हों चाहे एनिमल्स हों। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ मैकेनिज्म दैट इज होम्योस्टेसिस। यहां पे भी गौर करना है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। हर जानदार अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, उसको बैलेंस रखता है। किससे, जो बाहर के एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस आती हैं या चेंजेस आती हैं। सेकंड डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, दैट इज यू कैन सी हियर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। थर्ड डेफिनेशन है, टू कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट एट राइट लेवल। यानी हर जानदार अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस रखता है। बट एक बात याद रखिएगा, देखने में हमें लगता है कि ये टू कीप कांस्टेंट, यस टू समहाउ टू कीप कांस्टेंट, बट डजंट मीन टू फिक्स एट अ पॉइंट। ये नहीं कि बिल्कुल एक पॉइंट पे फिट कर दे, नो। इन अ नैरो रेंज कैन बी फ्लक्चुएट, बट बाहर के हिसाब से उसको मेंटेन करता है, मिनिमाइज करता है। अब बेटा हम बात करेंगे, आफ्टर डेफिनेशन हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहां पर डिटेल में चलते हैं। यहां पर हम स्टूडेंट्स बात करेंगे फर्दर 3 मैकेनिज्म की, राइट। यहां पर होम्योस्टेसिस को फर्दर हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन। सेकेंड स्टेप है दैट इज एक्सक्रीशन, एंड थर्ड इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। अब मुझे इन तीनों पॉइंट्स को समझाना है। ऑस्मोरेगुलेशन मीन टू बैलेंस द वाटर इन सॉल्यूट्स या salts. Excretion, the removal of waste
materials, especially nitrogenous waste. That is essential property. Thermoregulation mean to keep the body temperature within a very narrow range. That is called thermoregulation. अब हमने देखना है एक सेल है, एक सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स है जो बाहर के एनवायरनमेंट से इफेक्ट हो सकते हैं, उसमें वाटर, उसमें सोल्यूट एंड टेम्परेचर. वाटर और सोल्यूट की वजह से ही टेम्परेचर बनता है. तो these are called susceptible components. These are called susceptible components. Susceptible mean those can be easily influenced by the external factors. Okay, now further we will talk about the behavior of animal and plant when large amount of water is available or less. Suppose करें किसी environment में plants के इर्द-गिर्द बहुत पानी है, तो क्या हाल है? When more abundant of water available, तो क्या हाल है? पौधे ज़्यादा पानी लेंगे? नो. प्लांट्स अपनी नीड के मुताबिक वाटर लेंगे. या अगर लेट्स सपोज सॉइल ड्राई हो गई है, तो क्या हाल है? पौधे ग्रो करते चले जाएंगे. क्या वो ट्रांसपिरेशन जारी रखेंगे? नो. दे क्लोज दिस स्टोमेटा. दैट्स द स्ट्रेटजी ऑफ द प्लांट. ये जो बैलेंसिंग है, ये जो एडेप्टेशन है, दैट इज एक्चुअली द होम्योस्टेसिस. अगर थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, इन तीनों में से कोई कंपोनेंट भी प्रॉपर वर्क ना करे, तो मीन उस जानदार का होम्योस्टेसिस सही वर्क नहीं कर रहा. तो ये अपने बायोलॉजी में पॉइंट सोचने हैं जी. अब हम बात करेंगे, अब हम होम्योस्टेसिस को एक फिजिकल सिस्टम से कंपेयर करेंगे. यहां पे मैं आपको एक और पॉइंट बताता चलूं. Homeostasis is a central requirement of every organism. हर ऑर्गेनिज्म की सेंट्रल रिक्वायरमेंट है. ओके, नाउ any physical system just like behave like biological system. जैसे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. अब गर्मियों में हमें गर्मी फील होती है, हमारी स्किन में रिसेप्टर्स है, वो मैसेज भेजते हैं हमारे थर्मोस्टेट को, हमें स्वेटिंग होती है. तो ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है. एक सेंसर है, फिर एक एक्शन करने वाला है, फिर इफेक्टर्स है. तो मतलब क्या हुआ, जिस तरह बायोलॉजी में 3 कंपोनेंट्स हैं फॉर कोऑर्डिनेशन, उसी तरीके से कोई फिजिकल सिस्टम भी 3 कंपोनेंट से बना होता है. फर्स्ट रिसेप्टर्स, सेकंड दैट इज कंट्रोल सेंटर, थर्ड that is effectors. Okay, I hope you are understanding what I am saying and explaining here. Okay, सेम आप यहां पे भी लिख सकते हो. रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर, देन इफेक्टर्स. राइट, पहले आपको ये समझना है जी. हमारे केस में रिसेप्टर्स क्या होंगे? डेफिनेटली रिसेप्टर्स हैं, न्यूरॉन्स की फॉर्म में होंगे. वो डिटेक्ट करेंगे चेंज को, वो मैसेज भेजेंगे थर्मोस्टेट को, ब्रेन को. ब्रेन के अंदर जो पार्ट है थर्मोस्टेट, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है. फौरन वो जो कंट्रोल सेंटर है ये वाला, ये सिचुएशन की नेचर की बेस पर क्या करेगा, कमांड भेजेगा, इंटीग्रेट करेगा, कमांड भेजेगा टुवर्ड्स इफेक्टर्स. अब देखिए हमारे स्किन में रिसेप्टर्स हैं. दिस सेंस आइदर वार्म और कोल्ड, सेंड टू कंट्रोल सेंटर. कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, अगर तो ज़्यादा सर्दी है तो वो क्या करेगा, वैसे को कंस्ट्रिक्ट करेगा और शिवरिंग होगी ताकि हीट प्रोड्यूस हो. अगर गर्मी है तो स्वेटिंग होगी, ग्लैंड्स को मैसेज मिलेंगे, स्वेट ग्लैंड्स को, कि वो स्वेट रिलीज करें.
ओके जी। नाउ इफेक्टर्स, राइट, व्हाट आर इफेक्टर्स? इफेक्टर्स क्या हैं? अगर ये एएमसीक्यू में आ सकता है, चूज द एग्जांपल ऑफ इफेक्टर्स। यू नो मसल्स एंड ग्लैंड्स, ये जो हमारे ग्लैंड्स हैं और जो मसल्स हैं ये एक्शन में आते हैं। ओके राइट, अब हम इस पर बात करेंगे। लेट्स सपोज आपने एक इंक्यूबेशन सिस्टम लगा रखा है किसी भी पर्पस के लिए, या एग में से आप जो है वो एग को हेचिंग करवाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन एग्स को स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। हम यहाँ पे लेंगे टेम्परेचर पैरामीटर, लेंगे यहाँ पर टेम्परेचर, उसके लिए वही पॉइंट से एक रिसेप्टर होना चाहिए जो उस एनवायरनमेंट की को डिटेक्ट करे क्या चीज़ आ रही है। कंट्रोल सेंटर होना चाहिए जो कमांड करेगा, जो कंट्रोल करेगा, और इफेक्टर जो एक्शन में आएंगे। जी, अब सोचना है किसी फिजिकल सिस्टम में, ये बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं है, ये फिजिकल सिस्टम है। यहाँ पर रिसेप्टर क्या होगा? थर्मोमीटर, दोस्त डिटेक्ट द टेम्परेचर, ओके, एंड वो भेजेंगे कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर फौरन क्या करेगा? इफेक्टर को एक्शन में ले जाएगा। यहाँ पर इफेक्टर्स क्या हो सकते हैं? दो इफेक्टर हो सकते हैं, पहले मैं बता दूं आपको। या तो क्या होगा? हीटिंग सिस्टम, या क्या होगा? दैट इज कूलिंग सिस्टम। ओके, यू अंडरस्टैंड नाउ? यहाँ सोचने की बात है, लेट्स सपोज यहाँ पे टेम्परेचर है 37 डिग्री, उस इंक्यूबेशन के लिए हम लिखा है 37 डिग्री। सोचना है, वी डोंट नो, किसी वजह से टेम्परेचर 37 से इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होगा? ये रिसेप्टर जो थर्मोमीटर है ये डिटेक्ट करेंगे, इसे भेजेंगे, ये इफेक्टर को एक्टिवेट करेगा। यहाँ सोचने की बात है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कूलिंग सिस्टम ऑन होगा। कूलिंग सिस्टम ऑन होगा ना तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, 34 डिग्री तक जाता है, 34 लिखा है, ठीक है, 34 डिग्री, टेम्परेचर लो हो गया। ये डिटेक्ट करेगा, कंट्रोल सेंटर्स को भेजेगा, इफेक्टर एक्शन में आ जाएंगे और किसी एक्शन ऑन करेंगे, हीटिंग को। हीटिंग सिस्टम ऑन होगा, टेम्परेचर ऐसे ऐसा अपने सेट पॉइंट पे आ जाएगा। देखिए 37 सेट पॉइंट बिल्ट इन, ये मेमोरी में होता है, ये जीन्स में होती है बात। अब यहाँ पे बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ये पेपर में आ जाता है, फिर डायग्राम समझाऊंगा आपको, आप बुक से देख भी सकते हैं, वो सिंपल सी है। अब है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक यहाँ पे लिख दीजिएगा, फीडबैक मैकेनिज्म। जी, तो बेटा दो तरह के फीडबैक होते हैं, वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। ओके, अब मैं बताऊंगा नेगेटिव। असल में ये फीडबैक है दैट इज सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, खुद बॉडी उसको रेगुलेट करती है। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा? जब सेट पॉइंट से पॉइंट रेज कर जाए या लो हो जाए, और अगेन सेट पॉइंट पे, जैसे यहां पे बताया, या ये सेट पॉइंट पे आ जाएगा, इसे बोलेंगे नेगेटिव। मतलब नेगेटिव में क्या होता है? चीज सेट पॉइंट से डाउन चली जाए या अबव हो जाए और वो अगेन ऑटोमेटिकली सेट पॉइंट पे आ जाए, उसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। एक है पॉजिटिव। जी, पॉजिटिव फीडबैक एक्चुअली में हम उसको लेते नहीं होमोस्टेसिस में, बट पॉजिटिव फीडबैक में एक्चुअली दिस इज डीस्टेबलाइजिंग। ये जो नेगेटिव है दिस इज स्टेबलाइजिंग, ये स्टेबल करता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक एक्सेलरेट, वो बढ़ता चला जाता है। उसमें डिफरेंट एग्जांपल आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, जैसे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑक्सीटोसिन फीमेल की ब्रेन से जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से मैसेज आता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वेव्स की फॉर्म में, वो यूट्रस पे करता है और बहुत पावरफुल कंट्रैक्शन होती है, तो वो मुसलसल बढ़ता चला जाता है बिकॉज ऑफ मोर पावरफुल कंट्रैक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव। अब नेगेटिव एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखिए हमारी लेट्स ब्लड में थ्रोक्सिन कम हो गया तो क्या होगा? डिटेक्ट होगा, फौरन ब्रेन को पता चलेगा, ब्रेन कमांड भेजेगा थायराइड को, और थायराइड से क्या प्रोड्यूस होगा? थ्रोक्सिन, फिर हमारे ब्लड में थ्रोक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा। लेट्स सपोज थ्रोक्सिन लेवल बढ़ गया, दैट्स नॉट गुड। फिर वो ब्लड जब ब्रेन से पास करेगा तो उसको डायरेक्ट करके फौरन मैसेज भेजेगा कि थ्रोक्सिन को प्रोडक्शन को कम कर दो, एकदम से सेट पॉइंट पे आ जाएगा। ये है नेगेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड
बेटा रेगुलर आप यूट्यूब चैनल जो कॉलेज का है उसको देखते रहिए, व्हाट्सएप के थ्रू भी कम्युनिकेट करें, अपने टीचर से हर तो से सीखें, टाइम है। ये जो डिजीज़ है खुदा करे बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाए, बट यू हैव टू मेक योर फ्यूचर, यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके, नाउ वन जस्ट आई विल टेक 2 to 4 minutes and then wind up with the diagram. Okay, right, G students, I hope you are with me. Okay, right, you can see this one. Okay, this is the diagram, this is okay, you can see this is the external environment, इसको आप कहोगे external environment. Okay, this is external environment. यहाँ पर आप बेटा क्या बना सकते हैं, आप कोई सी यहाँ पे 2 सेल बना सकते हैं। ओके, ये सेल का आप न्यूक्लियस बना लोगे, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, जो सेल के अंदर होता है ना एनवायरनमेंट, उसे बोलते हैं इंट्रा। जो सेल के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंट्रा एनवायरनमेंट, और जो सेल के बाहर होता है, सेल के दरमियान में होगा, उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट। अब देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, लेट्स सपोज यहाँ पर बहुत बड़ी वाइडर चेंज आती है बाहर टेम्परेचर में या मॉइस्चर में, तो ये अगर चेंज सेम हमारे सेल पे करेगी तो हमारा सेल डैमेज हो जाएगा। हमारा जो ऑर्गेनिज्म का सिस्टम है, यहाँ पर एक सिस्टम है कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे बुक में लिखा भी हुआ है, ये कंट्रोल सेंटर होगा। ये क्या करेगा, इस चेंज को मिनिमाइज करेगा ताकि यहाँ ये जो चेंज है ये कम हो जाए। फिर ये चेंज इसमें एक्ट करेगी सेल के अंदर। अब क्या होगा, यहाँ पर सेल के अंदर कंट्रोल सेंटर है, हर सेल के मेम्ब्रेन में कंट्रोल सेंटर है, प्रोटीन की फॉर्म में, एंजाइम की फॉर्म में। अब ये देखिए, ये जो लेवल है बिल्कुल ये कम हो गया। ये देखिए वाइडर रेंज, बहुत बड़ी चेंज आती है, उसको कम करके ये थोड़ा नैरो करें, एंड हियर अ वेरी नैरो चेंज। अब ये बेटा जो चेंज है ये इस सेल के नियर बाई इक्वल है, तो अब क्या होगा, हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेगी। यही पर्पस है हम हर बॉडी का, हर जानवर का, टू अडॉप्ट, टू कंट्रोल, टू बैलेंस द इंटरनल एनवायरनमेंट। आई होप वेरी शॉर्ट लेक्चर, बाकी व्हाट्सएप के थ्रू भी मैं मैसेज पे समझा दूंगा, देन फर्दर सम वीडियोस एंड diagrams I will send to you. Okay, but be in contact with your teachers. Okay, God bless you, take care, Khuda Hafiz.